नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ कीर्ति गौतम। आपका शहर आपकी खबर में आप सबका स्वागत करती हूं। एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग के खिलाफ दोहरी मोर्चाबंदी शुरू हो गई है। बिहार की नई वोटर लिस्ट को लेकर एक अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है, जिस पर कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में एसआईआर के आदेश पर ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि बंगाल में वे किसी भी कीमत पर एसआईआर नहीं होने देंगी। इससे पहले उन्होंने अपने सांसदों के साथ बैठक करके रणनीति तैयार की। एसआईआर के बाद बिहार वोटर लिस्ट के पहले ड्राफ्ट में 65 लाख नाम काटने पर वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सवाल खड़े किए। उन्होंने आयोग से पूछा है कि ये 65 लाख कौन लोग हैं जिनके नाम काटे गए हैं। उन्होंने सवाल किया है कि क्या ये लोग मर चुके हैं या पलायन कर चुके हैं। इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगे हैं। आयोग के खिलाफ एक याचिका पर पहले सुनवाई चल रही है, जिसमें एसआईआर में मांगे गए दस्तावेजों पर सवाल हैं। इधर मानसून सत्र से 13वें दिन भी एसआईआर को लेकर विपक्ष का हमला जारी रहा। आपको बता दें कि लोकसभा के बाहर प्रदर्शन और सदनों के अंदर एसआईआर पर चर्चा को लेकर विपक्ष सांसद हंगामा करते रहे। आज टीएमसी और कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में जमकर हंगामा किया है। वहीं टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन पर बिहार और बंगाल में वोट चोरी करने का बड़ा आरोप लगाया है और दोनों सदनों में चर्चा की मांग उठाई है। उधर सरकार की ओर से इस पर चर्चा से साफ इनकार कर दिया गया। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका पर निर्वाचन आयोग कितना असहज है, क्या पूछे गए सवालों पर सही जवाब दे पाएगा, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में एसआईआर को लेकर संसद में विपक्ष का हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को भी विपक्ष ने संसद में इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल छोटी पार्टियों ने संसद का गतिरोध समाप्त करने का तरीका खोजने की मांग की है, जिसे इंडिया गठबंधन के बड़े दलों ने खारिज कर दिया है। हालांकि किसी भी पार्टी ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। वहीं टीएमसी नेताओं ने संसद परिसर में एसआईआर को लेकर जमकर हंगामा किया है। विपक्षी नेता एसआईआर पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। देखिए, सरकार चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग अगर मनमाने ढंग से काम करेगा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी। हर जगह हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस है, हर चीज को बैलेंस किया गया है संविधान के अंदर और चुनाव आयोग जो है निरंकुश हो रहा है। चुनाव आयोग अगर सत्ता पक्ष के हाथ की कठपुतली बनकर रहेगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। कहता रहा हूं, चुनाव आयोग अगर लोकतंत्र को खत्म करने के ऊपर आमादा है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। मुझे लगता है देश को चिंता करने की आवश्यकता है कि एक चुनी हुई सरकार लोगों के वोट देने के अधिकार पर, वोट देने की प्रक्रिया पर सदन के अंदर एक चर्चा नहीं चाहते। किस बात को वो छुपा रहे हैं, ये बात आज तक लोग समझ नहीं पाए। किस बात से वो डरते हैं, किस बात से वे झिझक रहे हैं, आज तक लोग नहीं समझ पाए। आखिर ये लोगों का वोट देने का अधिकार है, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की ऐसी कोई बात नहीं। तो सरकार अगर इस बात को, इस विषय को सदन के अंदर नहीं उठाएगी तो लोग अपने सवाल कहां पूछेंगे। देखो, आज के पॉलिटिकल सिस्टम्स को अगर आप देखो तो बहुत बड़ा बदल पॉलिटिक्स में हुआ है। 2014 के पहले इलेक्शन कमीशन की कोई भी बात करता था तब ऐसा कहा जाता था इलेक्शन कमीशन ये ऑटोनोमस बॉडी है और उस तरीके से वो काम कर रहे हैं, कोई भी उनको कंट्रोल नहीं करता। लेकिन अगर आज की बात करें, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ये पूरे ऑटोनोमस बॉडी है, फिर भी उनका पॉलिटिकल एजेंडा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 2014 से
ये जो ऑटोनोमस बॉडी है उनका भी अभी इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा है। एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता नजर आ रहा है, जहां विपक्ष बीते कई दिनों से संसद परिसर में प्रदर्शन और सदन में हंगामा कर रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के नेता उनके प्रदर्शन को बेबुनियादी बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने विपक्ष के हंगामे को लेकर कहा है कि चुनाव आयोग जैसे संस्थान पर आरोप लगाना विपक्ष की सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये चुनाव आयोग एक निष्पक्ष चुनाव करने के लिए और एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी मतदाता सूची हो, उसके लिए डोर टू डोर वेरीफाई करता है कि जो 18 साल के हो गए, अगर वो मतदाता नहीं है तो उनको मतदाता बनाने के लिए उनका नाम जोड़ा जाता है। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उनका नाम काटा जाता है, और अगर कोई ट्रांसफर हो गया, और अगर कोई रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, नेपाली है, अवैध रूप से मतदाता बन गया है, जैसे आता है बिहार में, बंगाल में बड़े पैमाने पे उनको आधार कार्ड मिल गए हैं, फेक ढंग से आइडेंटिटी कार्ड बनवा लिया है, ऐसे मतदाता बन गए हैं, तो अगर भारत के ही नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो, ये चुनाव आयोग का निष्पक्ष चुनाव करने के लिए ये उसका दायित्व है और वो काम कर रहे हैं। ये तो होना चाहिए। क्यों? देखिए, जितने आज हिंदुस्तान में तमाम जो बांग्लादेशी जो वोटर, जहां वो वहाँ का अनुप्रवेशकारी बोलते हैं, जो इधर आकर बंगाल में ही वो आधार वोटर नया बना के नाम चेंज करके दिल्ली हो, गुजरात हो, सभी जगह में रहते हैं। ये देश का खिलाफ है। इनका तो उनका देश में भेजना चाहिए। हिंदुस्तान केवल नहीं, वो अमेरिका भी ऐसा ही कर रहा है। क्यों? देश के सुरक्षा पहले चाहिए, तो इसलिए सुरक्षा के लिए ये करना चाहिए। क्यों? देखा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में जितने पाकिस्तान के पक्ष में बोला, बांग्लादेश के पक्ष में बोल रहा है, तो इसलिए देश जो खिलाफ है उनका हटाना चाहिए। वो वोट डालना ठीक नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है। उसके कार्यक्रमों में, उसकी कार्यवाही में हस्तक्षेप डालना उचित नहीं है। फिर ये मैटर सब जुडिशियल है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उनको स्टे देने से मना कर दिया है। जो मैटर सब जुडिशियल है, जो मैटर एक स्वायत्त आयोग के पास है, और उसमें जिन बिंदुओं पर जांच हो रही है, वो सारे बिंदु सोच समझकर निर्वाचन आयोग ने तय किए हैं। मृतकों के नाम हटाए जाएं, डबलिंग नाम को हटाया जाए, और जिनकी नागरिकता सिद्ध नहीं होती है उनको हटाया जाए। सदन में एसआईआर पर चर्चा को लेकर अब टीएमसी पार्टी भी अन्य विपक्षी दलों के साथ मैदान में उतर चुकी है। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग पर बिहार और बंगाल में वोटों की चोरी का बड़ा आरोप लगाया है। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रवेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रवेश जी, नई याचिका पर आयोग के पास क्या जवाब हो सकता है, इस पर हम चाहेंगे कि आप कुछ कहें। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जब से मानसून का सत्र शुरुआत हुई है, जब से लगातार आज 13वां दिन है, लेकिन उसके बावजूद बिहार का जो एसआईआर मुद्दा है वो दोनों सदन में थमने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार के पुनरीक्षण वोटर लिस्ट को लेकर बहुत बड़े वकील है प्रशांत भूषण, जाने माने, उन्होंने एक याचिका दायर कर दी है और याचिका में उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनका कहना है कि जो लगभग 65 लाख नाम लिस्ट से काटे गए हैं, आखिर उन लिस्ट का ब्यौरा क्यों नहीं दिया है। अगर वाकई में ही वो लोग उस राज्य को छोड़ चुके हैं या ये कहे कि वो मर चुके हैं, तो उनका एक लिस्ट तो जारी होनी चाहिए, आखिर किन किन लोगों का नाम कटा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक आरोप सीधे तौर पर ये लगाया कि केवल ये जो लिस्ट बनी है इसमें बीएलओ ही सर्वसर्वा राजा है, उसने तय किया है कौन है कौन नहीं है। तो इस हिसाब से जो बीएलओ के हिसाब से ये लिस्ट बनी है, उन्होंने सीधे तौर पर कहूं तो एक सवालिया निशान खड़े करे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 9 अगस्त की तारीख दी है जिसमें
चुनाव आयोग को सीधे तौर पर इस पर जवाब दाखिल करना है और बताना होगा कि आखिर वो 65 लाख जो लोग हैं जिनकी लिस्ट से नाम हटाया गया है वो लिस्ट कहाँ है, किस नाम की है। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग की तरफ से वकील ने सीधे तौर पर जवाब भी दे दिया है। उनका कहना है कि जितने नाम काटे गए हैं, चाहे वो 60 लाख हो चाहे वो 65 लाख हो, सभी की लिस्ट समय से दाखिल कर दी जाएगी। जी प्रवेश जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एसआईआर के बाद भी एक एक पत्ते पर वोटर लिस्ट में 70 से 80 लोगों के नाम और कई मृतकों के नाम अभी भी शामिल होने पर आयोग के पास क्या जवाब हो सकता है? एक जांच का विषय बन जाएगा अगर, क्योंकि दोनों पक्षों की बात करें, चाहे वो पक्ष कह रहा है कि हमने पूरी छानबीन से लिस्ट बनाई है, अच्छे तसल्ली से एक एक घर में जाके जांच करके लिस्ट बनाई है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कई लोगों के ऐसे हैं जो जिंदा है लेकिन उनको मृतक बताकर उनका जो है लिस्ट से नाम काट दिया है। तो इसमें मैं सीधे तौर पर कहूँ तो ये एक जांच का विषय है। फिलहाल जब कोर्ट में मामला आ गया, 9 तारीख को जब चुनाव आयोग की तरफ से इस तरीके की एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें जितने लोगों का नाम काटा गया है, चाहे वो राज्य से विस्थापन हुए या वो मृतक हों, उनका जब नाम लिस्ट में आएगा उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके के आरोप चुनाव आयोग पे विपक्ष लगा रहा है उसको लेकर जब तक ये लिस्ट सामने नहीं आएगी कुछ भी कहना असमंजस ही होगा। जी बिल्कुल। प्रवेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज दिल्ली विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर विपक्ष हमलावर है और सरकार की ओर से क्या रणनीति अपनाई गई है? 4 अगस्त से चल रहा है और आज तीसरा दिन था और मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का जो बिल था उसको लेकर कल से चर्चा चल रही थी और आज उस बिल को पारित करने की बारी थी, लेकिन उससे पहले सदन में कुछ विधायकों के द्वारा अपने क्षेत्र की निजी जो समस्या है उससे रूबरू कराया गया है। उन्होंने अपनी समस्या को लेकर जो है सदन में रखा, चाहे वो सीनियर सिटीजन की पेंशन का मामला हो, चाहे वो अन्य कोई ऐसे मुद्दे हो। लेकिन मैं आपको बता दूं उसके ठीक बाद विपक्ष की नेता आतिशी ने सीधे तौर पर सदन में आरोप लगाया है कि जो सदन के जो स्पीकर है विजेंद्र गुप्ता, वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं, सिर्फ सरकार को ज्यादा समय दे रहे हैं लेकिन विपक्ष का समय काटने की कोशिश कर रहे हैं, विपक्ष को समय नहीं दे रहे हैं और सिर्फ सरकार की बातें सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सदन में जब जो दोनों पक्षों से इस तरीके की बातें सामने आई तो हंगामा देखने को मिला। थोड़ी देर के लिए सदन को रोकना भी पड़ा, लेकिन मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं कि विधानसभा चल रहा है और कई बिल अभी इसमें आने हैं और शिक्षा का जो मुद्दा है जिसको लेकर प्राइवेट स्कूल जो फीस बढ़ा रहे हैं उसको रोकने की कोशिश की गई है। बीजेपी की तरफ से इस बिल में लगभग 3 साल का समय दिया गया है। जिस स्कूल की फीस एक बार बढ़ जाएगी वो 3 साल तक किसी प्रकार की कोई फीस नहीं बढ़ा सकेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रवेश जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर आज कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा में अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के सभी विधायक पुलिस वर्दी में विधानसभा पहुंचे और विधानसभा परिसर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनी और उसके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार के भ्रष्टाचार के कारण युवाओं का भविष्य दांव पर है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये व्यापम पार्ट 2 है। उन्होंने इसकी न्यायिक जांच और दोषियों को सजा दिलाने की मांग रखी है। उन्होंने सरकार पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का भी गंभीर आरोप लगाया है। आइए देखते हैं क्या है कांग्रेस का आरोप और क्या कहते हैं इस पर कांग्रेस नेता। मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में आज उस वक्त एक बड़ा नजारा देखने को मिला जब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा घोटाले को लेकर कांग्रेस विधायक दल ने पुलिस की प्रतीकात्मक वर्दी पहनकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और विधायक मौजूद रहे। उमंग सिंघार ने कहा कि यह घोटाला व्यापम पार्ट 2 है और इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच कर दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। कांस्टेबल भर्ती के अंदर फॉर्म भरे थे, जिसमें 6 लाख से ज्यादा लोग ने परीक्षाएं दी, लेकिन जिस प्रकार से भर्ती घोटाला, कांस्टेबल भर्ती घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट बायोमेट्रिक फेस रीडिंग जो रिकॉग्नाइजेशन होगा चेहरे को, वो जब आधार कार्ड के आधार पे जब बायोमेट्रिक पकड़े गए तो अलग अलग रहे। जो अभ्यर्थी जो परीक्षा देने गए नहीं और वो पुलिस कांस्टेबल बन गए। 800 लोग ऐसे लोग हैं जिनका मंजूर हो गया, मंजूर कांस्टेबल बन गए, सिलेक्शन हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि सरकार ने कॉपी के बजाय ऐसे लोगों को व्यापम माफिया वापिस से प्रदेश के अंदर सक्रिय हो गया। और गृह मंत्री मुख्यमंत्री जी है, इनके विभाग में घोटाला हो रहा है। पूरे प्रदेश के युवा जो रात दिन पढ़ाई करते, मेहनत करते, जिनके परिवार माँ बाप चाहते हैं कि पढ़ के आगे निकलेंगे, लेकिन जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये व्यापम माफिया के लोग, सरकार में बैठे लोग जो पैसे लेके फर्जी कांस्टेबल बनाना चाहते हैं, तो ये फर्जी पुलिस के लोग रहेंगे फर्जी डिपार्टमेंट के अंदर, तो कैसे जनता के साथ न्याय करेंगे? ये हमारी मांग है कि इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए और वापिस से परीक्षा होना चाहिए निष्पक्ष रूप से। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के विधायकों की मांग है। घोटाले दरअसल ये नौजवान पढ़ लिख करके जब नौकरी ढूंढने के लिए जाता है, और नौकरी ढूंढने के लिए कई प्रकार की नौकरियां, तो उस सरकारी नौकरियां ढूंढने के लिए जाता है, उसमें एक पुलिस की भी नौकरी है। तो पुलिस की नौकरी में 2 तरह की मेहनत है, एक तो पढ़ाई लिखाई करता है, दूसरा फिजिकल मेहनत भी करता है। और जब वो लाइन में लगता है भर्ती होने के लिए, और लाखों की लाइन लगी रहती है, जब रिजल्ट आता है तो लाखों में से कोई नहीं आता, और जो लोगों की सूची निकलती है उसका पता ही नहीं है ये कहां से आ गए। एक बड़ा घोटाला है और इस घोटाले के खिलाफ हम लोग मैदान में हैं। हम इस आवाज को उठा रहे हैं और हम नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए पुलिस भर्ती प्रक्रिया की जांच की मांग की। ये पुलिस भर्ती में जो घोटाला हुआ है, 6 लाख परीक्षार्थी जो गरीब वर्ग से थे इस परीक्षा में बैठे, लेकिन कहीं न कहीं बाहुबल और पैसे के दम पर इस सरकार ने ऐसे लोगों को जिन्होंने परीक्षा ही नहीं दी और उनको पुलिस में भर्ती कर लिया गया, और जो गरीब था वो आज घर बेरोजगार बैठा है। इस घोटाले की जांच के लिए आज पूरा प्रतिपक्ष, सारे विधायक इस जांच के लिए आज आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, ये कोई पहला घोटाला नहीं है सरकार का। इससे पहले पटवारी घोटाला, नर्सिंग घोटाला, एनएम घोटाला, आपका आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता घोटाला, आप बताइए ना कहां किस स्तर पर घोटाला नहीं है। ये घोटालेबाज सरकार है, वो इस सरकार को होश में लाने का काम हम लोग करते रहेंगे। तो ड्रेस इसलिए पहनी है कि ये घोटाला किया इन्होंने पुलिस भर्ती में, इसलिए ड्रेस पहन के हम लोग, ये सांकेतिक हमारा ड्रेस है कि ये किस तरह की घोटाला कर रही है सरकार। जिस तरह से मध्य प्रदेश में गरीब किसान मजदूर के बेटों को नौकरी नहीं मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भर्ती घोटाले में भर्ती घोटाला करके, चाहे पटवारी घोटाला हो, चाहे पुलिस का घोटाला हो, गरीब किसान के बेटे को नौकरी नहीं मिल रही। भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार करके आरएसएस बीजेपी के लोगों को, कार्यकर्ताओं को नौकरी मिल रही है। आज सभी विधायकों ने यहाँ विरोध करके मांग की है कि पुलिस भर्ती की जांच की जाए। 2 लाख लोगों ने पुलिस भर्ती के लिए युवाओं ने आवेदन किया और उसमें घोटाला हो रहा है। कई
हजारों युवाओं के फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे, आधार कार्ड नहीं हो रहे और इसमें घोटाला किया जा रहा है। घोटाले के माध्यम से बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भर्ती की जा रही है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि यह घोटालेबाज सरकार है और यह कोई पहला घोटाला नहीं है। इससे पहले पटवारी घोटाला, आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता के साथ हर स्तर पर घोटाले किए गए हैं। इसलिए इस सरकार को होश में लाने का काम कांग्रेस करती रहेगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से विशेष संवाददाता मनीष राजू हमारे साथ हैं। मनीष, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पुलिस भर्ती में भ्रष्टाचार के क्या आरोप लगा रही है और ये मामला इतना उग्र क्यों हो गया है? मामला कहीं ना कहीं उग्र इसलिए हो गया क्योंकि जो आम जनता है उनको जो नौकरी के लिए जो मेहनत कर रहा है वो नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। सरकार के वादे तो रहते हैं मगर उसके खिलाफ उनको जो दूसरी तरफ देखना चाहेंगे तो वहाँ नौकरियां देने में वो असफल नजर आ रही है। हर बार घोटाले पे एक ना एक खुलासा होता है कि नौकरी कुछ चुनिंदा लोगों को किसी के प्रक्रिया के चलते दी गई है। जो भर्ती के लिए तैयारी और पढ़ाई करते हैं लड़के और लड़कियां, उनको भर्ती की प्रक्रिया तो पूरी होती है मगर उनके हाथ में नौकरी नहीं लगती है। नौकरी से वंचित रह जाता है युवा, किसान का बेटा और आम नागरिक हमेशा नौकरी, सरकारी नौकरी से वंचित होता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं एक संगठित गिरोह है जो इसके पीछे काम कर रहा है, वो चुनिंदा लोगों को वो नौकरियां प्रदान करता चल जा रहा है। इसी के लिए कांग्रेस ने आज उग्र प्रदर्शन किया है क्योंकि पूर्व में भी इस तरह के घोटाले मध्य प्रदेश से सामने निकल के आए हैं और अभी भी पुलिस घोटाले के अंदर, भर्ती घोटाले के अंदर भी कहीं ना कहीं ये मामले निकल के आए हैं कि जो चयनित अभ्यर्थी जो कांस्टेबल बने हैं वो परीक्षा के तरीके से नहीं बने और उनको किसी और प्रक्रिया से चयन करके बनाया गया है और जो अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी वो अभी भी चयनित नहीं हुए हैं। इसी को लेकर ये पूरा घोटाला है और इसी घोटाले को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रही है कि जो छात्र चयनित हुए हैं वो बिना परीक्षा दिए चयनित हुए हैं, तो क्या इस पे बिहार सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है क्या? सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस वक्त नहीं आई है क्योंकि सरकार की हालत इस वक्त ऐसी है कि किसी भी मुद्दे को बोलना उनके लिए हानिकारक होता चला जा रहा है क्योंकि पूरे मुद्दे को व्यापम घोटाले से जोड़ा जा रहा है क्योंकि व्यापम घोटाले के अंदर भी 2000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी और 50 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी। उस पूरे घोटाले से इसको जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यापम घोटाले की तरह ही ये पुलिस भर्ती का घोटाला किया गया है। मनीष, क्या कांस्टेबल भर्ती घोटाला इतना बड़ा है कि उसको देश के सबसे बड़े घोटाले व्यापम घोटाले से जोड़ा जा रहा है? इसी पर सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? सरकार ने अभी कोई भी इससे प्रतिक्रिया नहीं दी है। सरकार की तरफ से किसी भी नेता द्वारा कोई भी बयान अभी पूरे मामले पर नहीं दिया गया है। हमें तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है जहां लगातार भारी बारिश से बड़ी तबाही हुई है। प्रयागराज, वाराणसी से लेकर बुंदेलखंड में चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 15 लोगों की मौत बारिश के चलते हुई है। आपको बता दें कि इसमें से अकेले प्रयागराज में 5 युवकों की डूबने से मौत हुई है, जबकि अलग अलग जिलों में घर गिरी से 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं प्रदेश के 21 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर समेत कई जिलों में सड़कों पर नाव चल रही हैं। लोगों ने अपनी गृहस्थी छतों पर पहुंचा दी है। वहीं अलग अलग जिलों में 5000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। वहीं सीएम योगी ने मंत्रियों की एक टीम हालात पर नजर रखने के लिए बनाई है और वे खुद जिलों का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर बाढ़ पीड़ित तक पहुंचकर राहत पहुंचाई जाए। इस बीच कानपुर देहात बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश के मंत्री संजय निषाद के अजीबोगरीब बयान दिया है। वह बोले कि 5 धुलने आती हैं गंगा मैया और गंगा पुत्र सीधे जाते हैं स्वर्ग। उनके इस बयान से सरकार की किरकिरी हो रही है। वहीं प्रदेश में कैसे हैं बाढ़ के हालात, अब तक कितने लोग मारे गए हैं और कितने लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ शरफुद्दीन जी जुड़ गए हैं। शरफुद्दीन, हम आपसे जानना चाहेंगे कि राहत कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर कितना पालन किया जा रहा है? ये टीम आपको बता दीजिए, इस तरह उत्तर प्रदेश के जो
बाढ़ इलाके हैं उसमें मुख्यमंत्री ने पहले से ऐलान कर दिया था कि बारिश से आने से पहले वहाँ तैयारी की जाए, मगर किसी सरकारी विभाग को या किसी मंत्री को या किसी विधायक को या किसी सांसद को के पर जू नहीं रहेंगी थी। उन्हें सोचा था कि हर साल जिस तरह बारिश होती है उसी तरह बारिश होगी, खत्म हो जाएगी। मगर अब की बारिश का जो कपड़ों जो पड़ा है वो कहीं न कहीं हालात जो ऐसे पड़े हैं कि जो है बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और पूरे गाँव बहते चले जा रहे हैं। फिलहाल 20 से 22 लोगों की अभी तक के मौतें हो चुकी है। उसी को लेकर के जिस तरह से मौतें हुई है उस तरह से कहीं न कहीं जो विधायक हैं और जो राज्य मंत्री भी हैं और जो है संजय निषाद की बात कही जाए तो कहा कि गंगा आती है पैर छू के चली जाती है। इसको लेके विपक्ष इनके पर टूट पड़ा और ये यही कह रहा है कि बताइए धर्म के जो है जो पालनहार है, जो बीजेपी को धर्म का गुरु बताया जाता है, उनके विधायक, उनके सांसद और उनके जो कैबिनेट मंत्री है संजय निषाद इस तरह की बातें करें कि जो गंगा को जो है उन्होंने जो है तार कर दिया है, धर्म को तार कर दिया। उस तरह के सारे मामले उन्होंने ये कह दिए कि ये जो है आएंगी पूछ के पैर छू के चली जाएगी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है? हम अभी कांग्रेस की बात करें, चाहे सपा की बात करें, चाहे मायावती की बात करें, उन्हीं तीनों ने जो है इन पर टिप्पणी करी है कि इस तरह की जो घटनाएं जो बढ़ती चली जा रही है, जो मुंह में आता है तो विधायकों के, मौलानाओं के या पंडितों के मुंह में जो भी आता है बक देते हैं, सरकार उस पर चेतती नहीं है, उस पर कार्रवाई नहीं करती। कारण यही है जो लोगों की जबानें बढ़ चुकी है। फिलहाल अभी जो है सरकार ने इन पर ये कहा कि इस तरह की टिप्पणी करी है, उस पर भी कहने का बयान इनके लोगों के तो कम आए हैं मगर विपक्ष के बयान सबसे ज्यादा आ चुके हैं। अभी संजय निषाद पे जो है। शुक्रिया शरफुद्दीन हमें तमाम जानकारी देने के लिए। एमपी के गाडरवारा से एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के साईखेड़ा थाने के गांव अंजदा में कुछ दबंगों ने पहले एक किशोर के साथ क्रूरता की, उसे पीट कर न केवल मरणासन कर दिया बल्कि कई तरह से बेइज्जत भी किया और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं पिटाई और बेइज्जती के बाद भी वह डर के कारण पुलिस के पास नहीं गया, लेकिन जब दबंगों ने उसका वीडियो वायरल कर दिया तो वह समाज में अपनी इज्जत जान से इतना दुखी होकर खुदकुशी कर ली। आपको बता दें कि परिवार वालों ने बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद किशोर की मानसिक हालत बिगड़ गई और उसने आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों ने बताया कि किशोर रात करीब 9 बजे खेत पर ट्यूबवेल देखने गया था, तभी कुछ लोग उसे पकड़कर अपने अनाज के गोदाम में ले गए थे। इसी पर पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है हम आपको सुनाते हैं। जी हाँ, साईखेड़ा अंतर्गत ऐसी एक घटना सामने आई थी जिसपे पुलिस ने संज्ञान लेके प्राथमिक तौर से मर्ग कायम किया गया। मर्ग में जैसे ही पीएम रिपोर्ट या शॉर्ट पीएम वगैरह में ऐसा खुलासा हुआ है और ये जो जानकारियाँ लगी हैं जो आप बता रहे हैं उसके अनुसार इसमें अपराध कायम कर लिया गया है और इसमें लगभग 6 से 7 आरोपियों को नाम के विरुद्ध अपराध कायम करा गया है। हमारा ट्यूबवेल देखने के लिए जा रहा था, रात के 9 साढ़े 9 बजे करीब की बात है जी। तो इनने किसी रंजिश के चलते बालक को उठा के अपनी अनाज की गोदाम में ले गए ये लोग, उसके साथ मारपीट की। उसमें निरंजन पटेल, मनोहर पटेल और उनके 4-5 और साथी लोग घर परिवार के सदस्य थे, ये लोग शामिल थे। और मारपीट करने के बाद इसका वीडियो बनाया एक छोटा, पहले तो बहुत ज़्यादा मारा लेकिन उसके बाद छोटा सा एक वीडियो बनाया। दूसरे दिन इन लोगों ने वो वीडियो वायरल कर दिया तो उसकी शर्मिंदगी के कारण से बच्चे ने आत्महत्या की। और ये भी नहीं कह सकते कि इन लोगों ने ही कुछ खिलाया उसको या उसने कुछ खाया है, लेकिन उस वीडियो वायरल के कारण से उसने आत्महत्या की। इस घटना पर ज्यादा जानकारी के साथ गाडरवारा संवाददाता मुकेश जरहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या था पूरा मामला और पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है? मैं बताना चाहूंगा ये दिल को दहला देने वाली घटना है, साईखेड़ा थाने के ग्राम अजंदा की है, जो कि सोशल मीडिया पर एक घटना का वीडियो वायरल होने पर हुई है। वायरल वीडियो में कुछ लोग बड़ी बेरहमी से युवक की पिटाई कर रहे हैं। जब लड़के द्वारा यह वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया तो युवक अपनी मान सम्मान इज्जत जाता देख इतना दुखी हो गया कि उसने जहरीली चीज का सेवन कर लिया, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो गई। वहीं परिजनों द्वारा बताया गया कि हमारा बेटा लखन जो करीब 9 बजे अपने खेत पर
ट्यूबवेल देखने गया था, तभी कुछ लोगों ने उसे अगवा कर। मुकेश, जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और इसका जो ये वीडियो सामने आया है, इसे देखकर लगता है कि दबंगों में पुलिस का कोई खौफ नहीं है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मैडम, ये कहना गलत नहीं होगा कि पुलिस इनके आगे नतमस्तक है, क्योंकि जिस तरह से युवक को पीटा जा रहा है, 6-7 लोग मिलकर बर्बरता पूर्वक बेरहमी से मारपीट कर रहे हैं, तो उसको देख के लगता नहीं है कि कहीं पुलिस का खौफ है। बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, उसके लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।